हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, फिनवाइज में आपका स्वागत है। एक इंडिया का मेगा इवेंट आने जा रहा है। एनजे इंडिया इन्वेस्ट का एक बैलेंस एडवांटेज फंड लॉन्च हो रहा है, जो 8 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर के बीच में ओपन रहेगा। ये एक ओपन एंडेड फंड है। फ्रेंड्स, ये फंड स्पेसिफिक बातें आपसे डिस्कस करने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये एनजे इंडिया इन्वेस्ट, ये जो कंपनी है, जो एनजे असेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये एएमसी के बारे में हम लोग थोड़ा पता करेंगे और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट मेथड के बारे में और इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिक बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट में मैं आपको बताऊंगा क्या आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए, बाकी के बैलेंस एडवांटेज फंड जो मार्केट में अवेलेबल है उससे ये फ़ंड क्या अलग है और क्या क्या पॉइंट्स में अलग है, और थर्डली क्या मैं मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट इस फंड में इन्वेस्ट करना प्रीफर करूँगा। दोस्तों, एनजे असेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, उसको असेट मैनेजमेंट का जो लाइसेंस है वो इसी साल अप्रैल 21 में मिला है। बट ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप का बहुत लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। ये ग्रुप को 25 साल से ज़्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। ये इंडिया का, इसका जो पेरेंट कंपनी है, जो एनजे इंडिया इन्वेस्ट के नाम से या एनजे वेल्थ के नाम से आप पहचानते हैं, ये जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है। और इसका अपना जो एसआईपी बुक है, ये जो आपको जो पता है वो सारी डिस्ट्रीब्यूशन हाउसेस से, चाहे वो एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ रहे, चाहे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ रहे, ये सारे कंपनीज से, ये सारे इंडिविजुअल बड़े बड़े जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे कई गुना बड़ा है। ये जो एनजे ग्रुप है, ये ग्रुप पीएमएस में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में आके लगभग 10 साल से ज़्यादा का इनके पास एक्सपीरियंस है। 3000 करोड़ के आसपास का AUM ये ऑलरेडी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस बिजनेस में हैंडल कर रहे हैं, और इनके पास में 3000 से ज़्यादा PMS के कस्टमर्स हैं। तो कोई भी असेट मैनेजमेंट कंपनी को आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए क्या उनके पास में फंड मैनेजमेंट या असेट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। सो यस, दिस कंपनी इज़ हैविंग अ वेरी सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस ऑफ असेट मैनेजमेंट। और इसके सिवा ये इंडिया का, जैसे कि मैंने बताया, सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। इनके पास में हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्पैनल्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है। इसका खुद का जो असेट्स अंडर मैनेजमेंट है, जो असेट्स अंडर एडवाइसिंग बोलिए या असेट अंडर मैनेजमेंट है, जो एनजे इंडिया इन्वेस्ट मैनेज करता है, ये अभी क्लोज टू 1.25 लाख करोड़ है, जो कि एक टॉप 10 AMC से भी ज़्यादा है। तो अगर एनजे इंडिया इन्वेस्ट को सेपरेटली देखा जाए तो ये अपने आप में एक टॉप 10 AMCs में इसका क्लासिफिकेशन होता है। ये जो ग्रुप है, ये काफ़ी सारे बिजनेसेस में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है और प्रोसेस ड्रिवन ग्रुप है। असेट मैनेजमेंट में तो अभी एंट्री लिया है, बट इसके सिवा ये वेल्थ मैनेजमेंट में ऑलरेडी है, इंश्योरेंस ब्रोकिंग यानी म्यूचुअल फंड्स में है, इक्विटी और ETFs में, बॉन्ड FDs में है। दे आर इन एजुकेशन में दे होल्ड अ वेरी गुड पोजीशन। ये जितने भी फाइनेंशियल एडवाइसिंग रिलेटेड जो कोर्सेस है, चाहे वो CFP रहे, चाहे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन एग्ज़ाम्स रहे, ये सारे में एनजे एक्टिवली इन्वॉल्व है। दे हैव अ गुड टीम ऑफ ट्रेनर्स। ऑफशोर इन्वेस्टिंग में है, इवन वेलनेस में है, इंटीरियर्स में है, रियल इस्टेट में है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। सो इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज, इट इज़ अ ग्रुप विथ बिग विजन। और अगर मैं ग्रुप को सेपरेटली इवेल्युएट करूँ, सो दे आर वेरी एथिकल ग्रुप हैविंग अ ट्रस्ट एज देयर फाउंडेशन। तो ये ग्रुप में आप आँख बंद करके निवेश कर सकते हैं। इनके पास में बहुत अच्छा और लंबा एक्सपर्टाइज है। अभी चलते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं बैलेंस एडवांटेज फ़ंड की ज़रूरत क्या है। दोस्तों, जो आम निवेशक है वो नॉर्मली बाय हाई करता है और सेल लो करता है, क्योंकि वो देखता है जहाँ पे तेज़ी है वहाँ पे वो निवेश करता है, और कुछ समय बाद में क्योंकि वहाँ की तेज़ी ख़त्म हो जाती है या मार्केट का सिनेरियो चेंज हो जाता है तो वो सेल लो करता है। और इसलिए जो एक आम इन्वेस्टर है, एवरेज इन्वेस्टर या डायरेक्ट इक्विटी में काम करने वाला इन्वेस्टर, वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता है। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा एक ही रूल है इक्विटी मार्केट का, बाय लो एंड सेल हाई, इस रूल पे काम करता है और वो
सक्सेसफुली निवेश करता है। अभी ये मार्केट कहाँ हाई है और कहाँ लो है ये नॉर्मली इन्वेस्टर को समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए एनजे इंडिया इन्वेस्ट ने जो असेट मैनेजमेंट कंपनी का अपना एक खुद का स्ट्रेटेजी रहता है। तो ये जो कंपनी है इसका स्ट्रेटेजी है, दे विल बी फोकसिंग मेनली और दे विल बी फोकसिंग ऑन, इनको जो स्पेशलिटी रहेगा दैट वुड बी अ इन्वेस्टिंग बेस्ड ऑन रूल्स। सो रूल बेस्ड एक्टिव इन्वेस्टिंग ये इनका फिलोसॉफी रहेगा। तो बैलेंस एडवांटेज फंड आर द फंड्स विच आर कंसिस्टेंट विद दिस फिलोसॉफी। तो ये बैलेंस एडवांटेज फंड फर्स्ट फंड एनजे इंडिया इन्वेस्ट लेके आया है कि जिसमें ये रूल बेस्ड एक्टिव इन्वेस्टिंग पे काम करेंगे। अभी समझ लेते हैं सबसे पहले रूल बेस्ड एक्टिव मैनेजमेंट क्या रहता है। दोस्तों, एक ट्रेडिशनल एक्टिव मैनेजमेंट है जिसमें एक फंड मैनेजर नाम की चीज़ रहती है जिसके अंडर में 20-30 एनालिस्ट रहते हैं या 10 से 20 एनालिस्ट रहते हैं। ये एनालिस्ट इंडिविजुअल स्टॉक पिकिंग करते हैं, स्टॉक को चूज करते हैं। एट टाइम्स वो बिजनेसेस को विज़िट करते हैं, मैनेजमेंट से बात करते हैं और उनके पास में अपना एक स्टॉक्स रहता है। और जो फंड मैनेजर है वो अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से यानी अपने अनुभव के हिसाब से एक पोर्टफोलियो बनाता है। ये जो एक्टिव मैनेजमेंट है, ये एक्टिव मैनेजमेंट जो हाईली डेवलप्ड इकोनॉमी है वहाँ पे इट इज़ फाइंडिंग हार्ड टाइम टू कॉम्पीट विद द इंडेक्स। जैसे यूएस मार्केट की यदि बात करें तो वहाँ पे एक्टिव मैनेजमेंट जो है वो, क्योंकि इट इज़ अ वेरी डेवलप्ड मार्केट, तो वहाँ पे वो एक्टिव मैनेजमेंट इज़ नॉट एज सक्सेसफुल। सेकंड ट्रेंड जो चला था आज से 5-10 साल पहले चला था, आज भी चलते हुए दिख रहा है, वो है पैसिव इन्वेस्टिंग। पैसिव इन्वेस्टिंग में लोग एक प्री डिफाइंड ऑटोमेटेड इंडेक्स है, जैसे हमारे यहाँ निफ्टी है या हमारे यहाँ सेंसेक्स है या निफ्टी का वैल्यू इंडेक्स रहता है, कभी ऑटो इंडेक्स रहता है, कभी ईएसजी इंडेक्स रहता है। तो एक रेडीमेड एक इंडेक्स पके पकाए एक रेसिपी रहता है, उसमें निवेश कर देता है। अभी पैसिव इन्वेस्टिंग का प्रॉब्लम ये है कि पैसिव इन्वेस्टिंग में बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ मार्केट यू कैन नॉट बीट द मार्केट। आप मार्केट का ही पार्ट बन के रहते हो। एक्टिव इन्वेस्टिंग का टारगेट रहता है इंडेक्स को बीट करना, पैसिव इन्वेस्टिंग का टारगेट रहता है इंडेक्स को कॉपी करना। इन दोनों के बेनिफिट्स लेते हुए बीच में एक इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी बनती है जिसका नाम है रूल बेस्ड एक्टिव मैनेजमेंट। इसमें रूल्स आर मेड बाय पर्सन एंड इन्वेस्टिंग इज़ डन बेस्ड पैसिवली बेस्ड ऑन दोज रूल्स। एक बार रूल बन जाए तो उसके बाद में बाकी काम मशीन पे छोड़ दिया जाता है। बट रूल बनाने का काम मशीन पे नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि मशीन को अपना खुद का इंटेलिजेंस नहीं रहता है। मशीन्स आर बेस्ट फॉर फॉलोइंग द रूल्स, नॉट फॉर मेकिंग द रूल्स। तो ये इन्वेस्टिंग का ही एक स्कूल है जिसको स्मार्ट बेटा इन्वेस्टिंग बोलते हैं। स्मार्ट बेटा इन्वेस्टिंग में यही रहता है कि जो एक्सेस बेटा इज़ बेसिकली द इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन द इंडेक्स एंड द स्टॉक। तो स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है और इंडेक्स का जो परफॉर्मेंस है उसका रिलेटिव परफॉर्मेंस को बेटा बोला जाता है। तो स्मार्ट बेटा इन्वेस्टिंग में it is a combination of human and machine या ह्यूमन एंड कंप्यूटर। तो स्मार्ट बेटा इन्वेस्टिंग का यदि आप लास्ट डेकेड में ग्रोथ देखते हैं तो ये जो ग्रोथ है ये नॉर्मल म्यूचुअल फंड से 10% के आसपास ज़्यादा रहा है। जो इन्वेस्टर्स है वो वर्ल्ड वाइड स्मार्ट बेटा इन्वेस्टिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिसको हम लोग कुछ क्वांटिटी में क्वांट फंड्स भी बोलते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड भी एक मॉडल बेस्ड वर्किंग करता है, पर इसमें रूल बेस्ड वर्किंग 100% है या पार्शल है या फंड मैनेजर का रोल कितना है, ये दोनों रोल्स डिफाइंड रहते हैं। एनजे ने क्लियर कट बोला है कि ह्यूमन इंटरवेंशन रूल बनाने के लिए रहेगा और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट बाकी का जो है इंक्लूडिंग स्टॉक सिलेक्शन ये पूरा कंप्यूटर करेगा। सो इट इज़ अ ट्रू टू द लेबल स्मार्ट बेटा सिस्टम। स्मार्ट बेटा सिस्टम इज़ क्रिएटिंग द हिट, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं। इवन आप क्वांट फंड का अगर गूगल सर्च हिस्ट्री भी चेक करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि पीपल हैव इंक्रीज्ड इंटरेस्ट इन द क्वांट फंड्स। क्वांट फंड्स वो होते हैं जो 100% मशीन के भरोसे पे चलते हैं। तो अभी जो हायर रिटर्न जनरेट करने के लिए 1980 में एक ही तरीका था कि बीटा गिना जाता था,
कोई फंड का बीटा और वो एक्टिव फंड से कितना ज़्यादा आउट परफॉर्म करता है वो देखा जाता था। 1 का यदि बीटा है तो एक्टिव फंड के आसपास के उसके परफॉर्मेंस रहा करता था, अगर 1 से ज़्यादा का है तो वो फंड को बीट करता था। और ये जो बीटा जनरेट करने के लिए 1990s में फैक्टर इन्वेस्टिंग की शुरुआत हो गई। फैक्टर इन्वेस्टिंग में मार्केट के ऐसे कोई स्पेशल फैक्टर निकाले जाते हैं जो फैक्टर्स में यदि हम लोग निवेश करें तो वो फैक्टर बेस्ड सिलेक्टेड बास्केट मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकती है, ऐसा माना जाता है। तो उसमें वैल्यू फैक्टर और स्मॉल कैप फैक्टर ये एक्सेस बीटा जनरेट करने के लिए 1990s में निकाले गए थे। और 2000s में यदि आप देखें तो उसके साथ में मोमेंटम फैक्टर काफ़ी चला था। यदि आपने टेक्निकल एनालिसिस ये वर्ड सुना है तो टेक्निकल एनालिसिस का एंटायर फाउंडेशन जो है वो बेसिकली मोमेंटम पे है। तो ये एक मोमेंटम फैक्टर है, मार्केट का जो मोमेंटम है यानी प्राइस का रेट ऑफ चेंज है उसको लोग ट्रैक करते हैं। कहीं कहीं पे ये देखा गया है कि जहाँ पे लो वोलेटिलिटी है वहाँ पे भी मार्केट में जब करेक्शन आता है तो लो वोलेटाइल स्टॉक्स का जो यूनिवर्स है वो कम गिरता है। तो ये भी एक आइडेंटिफाइड फैक्टर है मार्केट में प्रॉपर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अभी एनजे ने क्या किया है कि ये जो एस्टेब्लिश्ड मॉडल्स है तो एनजे ने अपना खुद का एक इन हाउस मॉडल बनाया है। अभी दोस्तों समझते हैं कि जब पोर्टफोलियो कोई भी बनता है तो उसमें 2 पार्ट रहते हैं। एक तो प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो है तो उसमें डेट का सवाल ही नहीं आता। तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के 2 पार्ट रहते हैं। नंबर 1, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर स्टॉक सिलेक्शन, नंबर 1। सेकंड, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी टू डिसाइड एलोकेशन। तो ये दोनों स्ट्रेटेजीज बैलेंस एडवांटेज फंड में इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बैलेंस एडवांटेज फंड ये प्योर इक्विटी फंड नहीं रहता है। ये फंड अपना खुद का इंटेलिजेंस लगा के यानी एलोकेशन डिसाइड करके, एलोकेशन का मतलब है कि एक समय पे इक्विटी कितना रहेगा और डेट कितना रहेगा, अलग अलग मार्केट सिनेरियो में इसका डिसीजन लिया जाएगा। तो इससे ये आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो की डाउनसाइड बचाता है या मार्केट में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए मदद करता है। और दूसरा, स्टॉक सिलेक्शन। सबसे पहले समझ लेते हैं स्टॉक सिलेक्शन के लिए कौन से पैरामीटर्स एनजे के अपने प्रोप्राइटरी मॉडल में रेफ़र किए जाते हैं। ये जो पैरामीटर्स है ये है मोमेंटम। मोमेंटम में एक पॉपुलर पैरामीटर है और यदि आप फैक्टर इन्वेस्टिंग को डिटेल में स्टडी करो तो मोमेंटम ये जो फैक्टर है इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल पैरामीटर है ये अल्फ़ा क्रिएशन में, वेल्थ क्रिएशन में। इसमें अलग अलग मूविंग एवरेजेस रहते हैं, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्टॉक प्राइस रहता है, फिर जो क्वालिटी मैट्रिक्स है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, ऐसे पैरामीटर्स से गियरिंग रेशोज रहते हैं अलग अलग। तो इन बेसिस पे एक क्वालिटी स्टॉक चूज़ किए जाते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग अपने आप में एक स्कूल है जिसमें P/E, P/B ये सारे जो रेशोज़ है, EBITDA देखा जाता है, ट्रेनर्स रेशो देखे जाते हैं, और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं और आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा स्टॉक जो है वो वैल्यू स्टॉक है। और एक और इम्पॉर्टेंट स्कूल है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स देखे जाते हैं। जो स्टॉक्स हाई वोलेटिलिटी स्टॉक्स है वो स्टॉक्स मार्केट करेक्शंस में अंडर परफॉर्मेंस करते हैं और छोटे समय के लिए भले ही वो हाई रिटर्न जनरेट करे बट लॉन्ग टर्म में ये रिटर्न जनरेट नहीं कर सकते। इसका जो मैट्रिक्स है इसमें बीटा, शार्प रेशो, ट्रेनर्स रेशो, इस टाइप के रेशोज ये फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं। तो एनजे का प्रोप्राइटरी मॉडल जो है ये 4 फैक्टर्स के बेसिस पे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेगा, जिसमें 25% का वेटेज स्टॉक को दिया जाएगा। हर स्टॉक का एक नंबरिंग रहेगा और नंबर के बेसिस पे जो स्टॉक्स ये सारे क्राइटेरिया क्वालिफाई करते हैं, ऐसे टॉप स्टॉक्स अराउंड 50 के आसपास स्टॉक्स गिने जाएंगे। स्टॉक्स कितने रहेंगे ये फंड मैनेजर का डिस्क्रिप्शन रहेगा, टीम का डिस्क्रिप्शन रहेगा, उतने स्टॉक्स में निवेश किया जाएगा। तो ये हो गया स्टॉक सिलेक्शन। अभी केवल अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करने से इन्वेस्टर का पैसा बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मार्केट कोलैप्स हो जाता है तो सारे के सारे स्टॉक्स नीचे जाते हैं। यही है कि वैल्यू स्टॉक्स हो गया या क्वालिटी स्टॉक्स हो गए या इवन लो वोलेटिलिटी स्टॉक्स से कुछ कम क्वांटिटी में या कम प्रमाण में नीचे जाएंगे। पर ये तय है कि मार्केट में यदि
क्रैश होता है तो ये भी सारे नीचे जाएंगे। तो बैलेंस एडवांटेज फंड जो है, ये बैलेंस एडवांटेज फंड की खासियत है, ये आपके पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पोर्टफोलियो को एडिशनल सिक्योरिटी लेयर देता है बाय वे ऑफ पुटिंग द डेट पोर्शन इन द पोर्टफोलियो। ये डेट पोर्शन दो तरीके का रहता है, एक तो जो नॉर्मल डेट फंड यानी एफडी जैसे जो फंड्स है वो फंड्स रहते हैं, और दूसरा जो तरीका है वो है ये आर्बिट्रेज कंपोनेंट या आर्बिट्रेज फंड को इंट्रोड्यूस करता है ताकि आपका जो इक्विटी टैक्सेशन बना रहे। कोई भी फंड जिसमें 65% के ऊपर में इक्विटी पोर्शन रहे है, चाहे वो एक्टिव इक्विटी रहे चाहे आर्बिट्रेज इक्विटी रहे, वो फंड को डेट का इक्विटी का टैक्सेशन मिलता है, जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए लोग प्रीफर करते हैं। तो ये कोई भी फंड में इक्विटी कितना रहेगा और डेट कितना रहेगा, ये इस फैक्टर के बेसिस पे जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एनजे के प्रोप्राइटरी मॉडल के बेसिस पे ये तय किया जाएगा, जिसमें इक्विटी वैल्यूएशन देखा जाएगा, लॉन्ग टर्म जीसेक के यील्ड देखे जाएंगे, लिक्विडिटी और ओवरनाइट रेट्स, ये जो मैक्रो इंडिकेटर्स है इस बेसिस पे ये तय किया जाएगा कि एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इसका इक्विटी एलोकेशन कितना रहना चाहिए। अभी दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो मॉडल है एनजे का मॉडल, ये बैक टेस्टेड मॉडल नहीं है। सिर्फ बैक टेस्टेड मॉडल आर ऑलवेज प्रीफर्ड एज़ कम्पेयर टू अ मियर कंसेप्ट, पर ये टाइम टेस्टेड मॉडल है क्योंकि इस एलोकेशन मॉडल पे एनजे का खुद का एक, आप जिसको मिनी पीएमएस बोल सकते हैं, जिसका नाम मार्स है, म्यूचुअल फंड ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग सिस्टम, ये एनजे का खुद का प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी 2013 से वर्किंग कर रहा है और आज 7 से ज़्यादा साल हो गए। ये सक्सेसफुली इन्वेस्टर्स की वेल्थ क्रिएट भी कर रहा है और वेल्थ प्रोटेक्ट भी कर रहा है। तो ये जो मॉडल्स है, ये मॉडल्स को यदि फॉलो किया जाए तो ये इक्विटी के बराबर का वेल्थ आपको जनरेट करके दे सकता है विथ लेस वोलेटिलिटी या लेस रिस्क। तो मैंने आपको दो मॉडल बताए। एक तो मॉडल है कि डेट टू इक्विटी रेशो कितना रहना चाहिए एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, या इक्विटी रेशो कितना रहना चाहिए, ये एक मॉडल डिसाइड करेगा जो एलोकेशन बेस्ड मॉडल रहेगा, जो बैलेंस एडवांटेज फंड की खासियत है। और दूसरा मॉडल रहेगा स्टॉक सिलेक्शन। ये दोनों चीज़ें ऑटोमेटेड वे में रूल बेस्ड तरीके से कंपनी करेगा। फंड मैनेजर रूल बनाएगा, कंप्यूटर रूल के हिसाब से एलोकेशन और स्टॉक सिलेक्शन करेगा। उसके बाद में फंड मैनेजर का या फंड मैनेजमेंट टीम का कोई रोल नहीं रहेगा, वो स्टॉक सिलेक्शन में वो सब कंप्यूटर से हो जाएगा। यदि उनको लगता है कि आगे चल के रूल्स को मॉडिफाई करना चाहिए तो वो फंड मैनेजर का डिस्क्रिप्शन रहेगा। सो दोस्तों, ये एक ज़बरदस्त कंसेप्ट है, टाइम टेस्टेड कंसेप्ट है, और एनजे का अपना क्रेडिबिलिटी देखते हुए और उनका एक्सपर्टाइज देखते हुए मेरा अपना व्यू है कि ये एक फ़ंड एक स्ट्रॉन्ग बाय है। मैं आपको इस फंड को मैं स्ट्रॉन्ग बाय दूंगा और आपको ये भी सजेस्ट करता हूँ कि आप इस फंड में एग्जिस्टिंग मार्केट के हिसाब से ज़रूर निवेश कर सकते हैं। लमसम के लिए ये बेस्ट फंड है, पर क्योंकि इसमें इक्विटी इन्वॉल्व है तो आपका निवेश अवधि कम से कम 3 साल का रहना चाहिए किसी भी कंडीशन में, क्योंकि ये बैलेंस एडवांटेज फंड है। तो आप रिस्क फ्री फंड समझ के इसमें एंटर मत करिए। ये आपकी वेल्थ की डाउनसाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए हर संभव कोशिश करता है, पर फिर भी इक्विटी मार्केट है तो इसलिए इक्विटी के कारण आपको आपके निवेश को 3 साल का अवधि माइंड में रखते हुए ही इस फंड में निवेश करना चाहिए या किसी भी बैलेंस एडवांटेज फंड में निवेश करना चाहिए। दोस्तों, एक बेहतरीन फंड है, मेरा खुद का पैसा मैं ज़रूर इस फंड में निवेश करना पसंद करूंगा। आपका निवेश का जो डिसीजन है वो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो पे और आपके एडवाइज़र के साथ बैठ के आपको लेना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे नए नए कंसेप्ट सीखने को मिले होंगे। यदि अच्छी चीज़ों से आपका मन नहीं भरता और आपको हटके चीज़ें चाहिए तो आप सही चैनल पे आए हो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।